कांग्रेस के लिए संक्रमण काल है, ये मानने से मुझे परहेज नहीं है। कई नेता लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे एहसास इस बात का है 28 विधानसभा के चुनाव के जो नतीजा हैं। ऐसी बयानबाजी अक्सर बीजेपी नेता कांग्रेस के लिए करते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ी साफगोई दिखाई। उन्होंने अपनी ही पार्टी के हालात बयां करने में संकोच नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संक्रमण काल से गुजर रही कांग्रेस को फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता। पार्टी को दर्द और निराशा से उबारने सज्जन जैसे हजारों कार्यकर्ता इसकी दवा भी बताते हैं। यानी प्रदेश स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल हो, संगठन में काम करने वाले लोग शामिल हो, ना कि पद चाहने वाले। 45 से 50 पदाधिकारी की छोटी टीम बनाई जाए, संभाग स्तर पर संगठन मंत्री की भूमिका ताकतवर रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि ये दवा आखिर पार्टी को मिलेगी कैसे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके नए सिरे से एक नया स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमको बनाना पड़ेगा। प्रदेश स्तर पर ही नहीं, बिहार समेत 11 राज्यों के उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, चुनाव 5 स्टार कल्चर से नहीं जीते जाते। कपिल सिब्बल भी बोले, पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो कमज़ोर होती जा रही है और इसे दोबारा दुरुस्त करने के लिए तजुर्बेकार दिमाग और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो राजनीतिक वास्तविकताओं को समझते हों। पी चिदम्बरम ने भी ऐसे ही सवाल उठाए। कांग्रेस की दशा और दिशा को लेकर बीजेपी पहले से तंज कसती आ रही है। देरे आए दुरुस्त आए, हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस रसातल में जा रही है। कारण अब गुलाम नबी जी, आजाद साहब, चिदम्बरम जी, कपिल सिब्बल जी अब ये कारण लोगों को बता रहे। पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण सफल होगा। कितना भी मंथन कर लें, पूज्य महात्मा गांधी ने तो उसी समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो। नेतृत्व पर सवाल उठा रहे कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्षेत्रीय छत्रप जवाब दे रहे हैं और हाईकमान ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस में ये एक अलग तरह का ट्रेंड चल पड़ा है। क्या पार्टी में ये दो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद है? आखिर ये टकराव है तो इसका पटाक्षेप कैसे होगा? क्योंकि सारा दारोमदार दिल्ली पर ही टिका है और देश की सबसे पुरानी पार्टी का हर कार्यकर्ता अब दिल्ली पर ही नजरें गड़ाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का संक्रमण काल। संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल फेज, और संक्रमण काल उसे कहा जाता है जो एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, जब आपके सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं और आगे का रास्ता कोहरे से ढका हुआ दिखता है, यानी मार्ग बहुत साफ दिखाई नहीं देता। और संक्रमण काल का वास्तविक अर्थ तो ये है कि जब जिस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा नाम का एक अद्भुत महाकाव्य लिखा है कि जिसमें वन में सीता को ढूंढते ढूंढते खुद प्रभु राम जो हैं अपनी क्षमता को लेकर प्रश्नों से घिर जाते हैं कि क्या मैं सीता को ढूंढ पाऊंगा। तो संक्रमण काल का वास्तविक अर्थ तो यही है कि जब आपको अपनी क्षमता पर ही विश्वास करना कठिन हो जाए, अपनी सेना पर आपकी नज़र जाए तो आपको ये लगे कि ये सेना सामर्थ्यशाली नहीं है और इस युद्ध को जीत नहीं पाएगी। कांग्रेस के लिए कुछ स्थिति यही है। वो नेतृत्व की तरफ देखती है, दिल्ली तो शायद उसे लगता है कि संक्रमण काल है। मध्य प्रदेश में भी उसे लगता है कि कमलनाथ जैसा नेता तो है, लेकिन एक कमलनाथ से कुछ नहीं होगा, 2-3 कमलनाथ चाहिए तो वो नज़र नहीं आते हैं। मजबूत संगठन बीजेपी का देखते हैं तो लगता है कि कम से कम उसका 18 या उसका 19 संगठन तो कांग्रेस का हो, तो वो भी नज़र नहीं आता है। कई बड़े सवाल हैं और सवालों से मुंह चुराना हमेशा आपको अंधेरे में रखता है। और जितनी निर्ममता से कोई व्यक्ति सवाल पूछता है और खुद से सवाल पूछता है और खुद ही को जवाब देता है कि बहुत कठिन रास्ता है, तभी वो रास्ता ढूंढ भी पाता है। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हाँ, हमारे साथ हैं नंद कुमार सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद की जिम्मेदारी लंबे समय से निभा रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं नंद कुमार जी आपका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, धन्यवाद,
ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जगदीश द्विवेदी जी, और जो एक वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति पर निगाह रखते ही हैं। नमस्कार। और बहुत अपनी त्वरित और माकूल टिप्पणियों के लिए पहचाने भी जाते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पहली टिप्पणी उन्हीं की। ये सफ़र कठिन ज़रूर है जगदीश जी, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना ही धर्म है और पूरी ताकत से आगे बढ़ना ही रास्ता ढूंढने में कांग्रेस को मदद कर पाएगा। कितने एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते, एक राजनीतिक समीक्षक के नाते आप आशान्वित हैं कांग्रेस की मौजूदा स्थितियों को देखकर? सज्जन सिंह वर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, संक्रमण काल है, लेकिन इस संक्रमण काल के कोहरे के बीच कांग्रेस को रास्ता मिलेगा? $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। शरद जी, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो भी कहा, कल गोविंद सिंह जी ने भी कहा, और कांग्रेस के दूसरे नेता भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, देश की 125 साल पुरानी पार्टी, निश्चित रूप से ये बरगद है शरद जी राजनीति का, और इस बरगद का सनय सनय इसकी हर शाखा का टूटना, धीरे धीरे बरगद पूरी तरह कमजोर होता चला जा रहा है। आप राज्यों के साथ साथ प्रदेशों में भी अपने संख्या, राजनीति संख्या के अंक गणित से चलती है, और आप अपने अंक गणित में कमजोर होते जा रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इन सवालों की तह में जाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करती। मेरा सबसे बड़ा कहना इस मामले में मानना यह है कि कांग्रेस को सबसे पहले तो एक तो अनिर्णायक स्थिति से बचना चाहिए। कांग्रेस यथास्थिति बात पर यकीन करती है। कांग्रेस ये भूल गई, कांग्रेस के दिमाग में वही बात रहती है कि वो 50 साल पुरानी पार्टी है, जब इंदिरा जी और नेहरू जी हुआ करते थे कि जिसको चाहेंगे हम हीरो बना देंगे, जहां चाहेंगे हम सरकार बना लेंगे, राज्यों में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल लेंगे, कोई विद्रोह नहीं होगा। स्थितियां पलट गई हैं। बीजेपी ने राजनीति का व्याकरण बदल के रख दिया है शरद जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। राजनीति का व्याकरण इस तरह से बदला है उसने कि जब तक नेता कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, नेता और कार्यकर्ता की दूरी किसी भी पार्टी को कमजोर करती है। मैं इस बात को इतने सारे सालों से आप और हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में देख रहे हैं नेताओं को। आज भी बीजेपी में कार्यकर्ताओं का नेता से मिलना जितना सहज था, कांग्रेस के नेता अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए अपने पार्टी सुप्रीमो से या पार्टी के सीएम से मिलना उतना सुलभ है? इस दूरी को सबसे पहले पाटना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक आपने कहा सिर्फ नेतृत्व की बात, तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, पार्टियां टूटती रहती हैं। कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारी थी, और तब लगने लगा था कि इस पार्टी का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। लेकिन सलाम उस महिला को, वो फिर से खड़ी हुई और पार्टी को फिर मजबूत किया, और 3 साल बाद सत्ता में लौटी। चलिए, क्या राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए था? चुनाव राजनीति में हारे जाते हैं, चुनाव हारने के बाद पलायन की स्थिति में आप चले गए, ये गलत है। इससे मैसेज गलत गया। और भी इसमें प्रदेश के लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं 2 बातें जरूर इसमें कहूंगा कि एक तो 5 स्टार कल्चर की जिसकी बात हो रही है उससे मुक्त होना पड़ेगा। पीसीसी में पद बटे मध्य प्रदेश में, तो उन नेताओं को पद दिए गए जो पीसीसी के चक्कर लगाते थे। आपने ये नहीं देखा कि जमीनी आधार किसका है। चलिए, मैं अगले राउंड में लौटूंगा आपकी तरफ, क्योंकि आपका संवाद नहीं है, आपका समन्वय नहीं है। जी, ठीक है शरद जी, बिल्कुल ठीक है। अगले राउंड में मैं आपसे इन कमियों पर और विस्तार से जानना चाहूँगा। राठौर साहब, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि वातानुकूलित गाड़ी चाहिए, 5 सितारा होटल भी सुपर डिलक्स चाहिए। खैर, ये उनकी राय है, जो भी है, सर मैं आपकी राय नहीं चाहूँगा। लेकिन आप उन नेताओं में से हैं जो जब सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं कि संक्रमण काल है, मैं बाकी नेताओं की तरह दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर अच्छी लगती है कि सच्चाई से वो मुंह नहीं चुराते हैं। और आप भी ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो सच्चाई से दाएं बाएं नहीं होते हैं। तो पहले तो मुझे यही बताइए कि संक्रमण काल के मायने क्या हैं कांग्रेस के लिए? आप किस तरह देखते हैं इस चुनौती को? जी देखिए, संक्रमण काल जो है किसी एक पार्टी के लिए नहीं, कई पार्टियों के लिए भी हो सकता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, चूंकि हम चुनाव हारे हैं, स्वाभाविक रूप से नए तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, दूरदृष्टि हमें रखना पड़ेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति हमें लाना पड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं को जोश पैदा करना पड़ेगा, तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो ये संक्रमित काल हम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके सामने भी संक्रमण इस तरीके से है कि जो एक विचारधारा के लोग थे, अब नई विचारधारा के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में इनके पास पहुंचे हैं और संगठन के रूप में भी पहुंचे हैं। अब ये कैसे एडजस्टमेंट बनाएंगे, कैसे एक विचारधारा इनकी होगी,
और वो टकराहट जो है आपने देखा, जैसे परंपरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है कि आप बोल सकते हो खुले, आप मीडिया के सामने बोल सकते हो, लेकिन इमरती देवी जी ने बोला, आपने देखा महेंद्र सिंह कंसाना जी ने बोला, रघुराज कंसाना जी ने बोला, तो ये संक्रमण काल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लेकिन मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी जो कमजोरी हमको समझ में आती है, और मैं खुले दिल से इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अब हमें बहुत हो गया। जमीनी जो हमारे मजबूत लोग हैं, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का हो, अब हमें केवल कार्यालय के चक्कर काटने वालों के बजाय मैदान के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। वो चक्कर आपके काटे, उससे ज्यादा अच्छा यह है कि हमारा संगठन, हमारे नेता उनको ढूंढे कि कौन ऐसे लोग हैं जो जमीन के ऊपर मजबूत पकड़ रखते हैं। चुनाव हुए, चुनाव 28 हो गए, हर चुनाव तो हम नहीं हारे, बहुत सी जगह हम हारे हैं, बहुत सी जगह हम जीते हैं। तो इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए कि जहां जीते तो क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे। ये हम केवल अगर दोषारोपण कुछ भी करेंगे तो उससे नहीं, अब हमें ज्यादा बातें करने से बचना पड़ेगा और हमें जमीनी हकीकत को समझ के आम जनता के साथ जुड़ के उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये हम संदेश नहीं दे पाएंगे तो नेता कोई भी आता रहेगा, जाता रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। बिल्कुल मुझे मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने भी बिल्कुल दाएं बाएं होने की कोशिश नहीं की। आपको ढूंढना पड़ेंगे वो लड़ाके जो मैदानी युद्ध के माहिर हैं और जो बीजेपी की मजबूत संगठन शक्ति के सामने अपनी मौलिक शैली के साथ अपनी तमाम कमजोरियों को दरकिनार करते हुए एक मजबूत भिड़ंत ले सकते हैं बीजेपी के साथ। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग किस्म की चुनावी राजनीतिक संस्कृति को इस देश में एक मॉडल के तौर पे प्रस्तुत किया है और उसमें वो अंतिम समय में 3-4 दिन में जिस तरह मंजर बदलती है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए शोध का विषय होना चाहिए कि चुनावी प्रचार और चुनावी माहौल किस तरह चीज़ों को बदलता है। नंद कुमार जी, बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल रहा इस बाई इलेक्शन में, लेकिन मैं उसको संक्रमण काल कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन इस मामले में तो ये संक्रमण काल है कि नई राजनीतिक संस्कृति उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उनमें से जितने अधिक संख्या में लोग आत्मसात करेंगे उनके राजनीतिक जीवन के लिए ये अच्छा होगा और बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा। तो एक संक्रमण काल आपके लिए भी इस मामले में तो है, लेकिन फिर 2023 के लिए भी अब 2 ही साल बचे हैं क्योंकि 1 साल चुनाव की तैयारी में जाता है और 2 साल बीत चुके हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस चुनौती को? चैन की सांस लेने की स्थिति तो बीजेपी की भी नहीं है। जी चौहान साहब, सर। जी। भारतीय जनता पार्टी कभी चैन की सांस नहीं लेती। सफलता के परम शिखर पर पहुंचने के बाद भी जी और सर्वश्रेष्ठ पाना है और आगे बढ़ना है और अधिक सफलता अर्जित करनी है जी। यह हमारे नेतृत्व का मंत्र हम सब लोगों में ऊर्जा भरता है जी। वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा शरद जी, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हमारे संगठन के प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गए जी। हम हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, वैचारिक दृष्टि से उनको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निरंतर कार्य करता रहता है। सत्ता हाथ में आने के बाद भी हम संगठन को नहीं भुलाते। संगठन आधारित हमारा दल है, ऑर्गेनाइजेशन बेस हमारी पार्टी का मजबूत जो ढांचा है यही हमारी ताकत है। और इससे बड़ी ताकत हमारा वैचारिक अनुष्ठान, वैचारिक आधार और वैचारिक स्पष्टता, ये हमारी ताकत है। और उस बल पर हमारे सामने कहीं भी हम संक्रमण काल को नहीं देखते। हम तो हमारा वैभव काल देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम हमारा वैभव काल देख रहे हैं अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जैसे नेतृत्व के बल पर। हम हमारा वैभव काल देख रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज जी,
और बीडी शर्मा की जोड़ी के बल पर हमारे पार्टी में एक विशेषता है शरद जी। हमारी पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व देती है। पराक्रम का हमारे पार्टी में ऑडिट होता है। परिक्रमा को महत्व नहीं है, पराक्रम को महत्व है। बूथ पर जिसने मेहनत की, हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, मैं लौटता हूं आपको दूसरे राउंड में, निसंदेह उस बूथ के कार्यकर्ता को भी पूरा महत्व देते हैं। बिल्कुल। और इस बल पर आज हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। संक्रमण तो कांग्रेस के सामने है, जहां विचारधारा समाप्त हो चुकी है, वहां पे कोई वैचारिक भेद बचा नहीं है। जी मैं लौटता हूं दूसरे राउंड में। आपके पास कुछ और प्रश्नों के साथ मैं लौटता हूं। जाती है जी, सीएए का विरोध जो पार्टी कर ले जी, इस देश की जवानी उस पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जी सीएए जैसे जगदीश जी, कानून का जो पार्टी विरोध करे, मैं इस देश इस की सवाल जवानी के साथ उसको आपकी कभी तरफ आ स्वीकार रहा नहीं कर हूं। सकती। नंद कुमार जी ने जो बातें की वो बहुत संगठन को समझने वाले राजनेताओं में से हैं, और जो तमाम बातें उन्होंने कही ये बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेकर उसकी ऐसे करूंगा। जी बोलिए जी। एक अनुरोध करूंगा कि नंदू भैया बहुत दिनों बाद जो है डिबेट में मेरे साथ हैं, कि बिना शेर के अपनी बात समाप्त न करें, याद करें भाजपा की सारी कार्य समितियां। तो चलिए, ये फरमाइश आपकी उन तक पहुंच गई है और वो शेर के साथ ही समाप्त करेंगे। जिस तरह के एक समन्वय की ज़रूरत कांग्रेस में देखी गई इस चुनाव में, वो समन्वय की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कमलनाथ जी ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले रखे थे और मैं हूँ, उन्हीं पर जिस मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक। क्या आपको लगता है ये एक ठीक शैली थी? यही तो गलती हो गई सबसे बड़ी। जी बोलिए जी। शरद जी, मेरा कहना यह है कि ये चुनाव में खुद ब्रजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और मैं इसलिए उनका सम्मान करता हूं कि वो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने क्षेत्र में अपना जनाधार कभी नहीं खोया। मजबूत जनाधार के नेता हैं। कांग्रेस को ऐसे नेता चाहिए हैं जो, मतलब आप ऐसे नेताओं को लेके आ रहे हैं जो फील्ड में चुनाव हार जाते हैं, पीसीसी में बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं। आपको वो नेता चाहिए जो सबसे पहले, जिसका क्षेत्र में जनाधार तो हो। राजनीति की शुरुआत तो क्षेत्रीय जनाधार से ही होती है ना। और कांग्रेस ने, और मुझे पूरा सारी चीजें याद हैं कि एक जमाने में कांग्रेस ने उन्होंने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय भी लंबे मतों से जीत के आते थे। ऐसे नेताओं को आगे महत्व मिलना चाहिए। मैं ये दूसरा जो उपचुनाव की बात कर रहा हूं, उपचुनाव में स्थितियां बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की अनुकूल थी, पूरी तरह अनुकूल थी। गद्दार बनाम खुद्दार बनाम गद्दार, बिकाऊ बनाम टिकाऊ, सारे मुद्दे जनता में कहीं ना कहीं अपीलिंग थे। लेकिन एक तरफ कमलनाथ अकेले थे, दूसरी तरफ बीजेपी के समन्वित प्रयास थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद जी गहलोत, प्रहलाद पटेल, खुद सामने बैठे हैं माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, बीडी शर्मा। तो एक नेता और ये लगे समन्वित प्रयास, 5 से 6 दिन के अंदर पूरा राजनीतिक भूगोल मध्य प्रदेश का बदल के रख दिया। और जहां लग रहा था कि कांग्रेस शायद 15 से 16 सीटें आएंगी, और निश्चित रूप से मैं इस मामले में शिवराज जी की तारीफ करूंगा कि एक अथक परिश्रम करने वाला नेता बीजेपी के पास है, जो दिन ना रात लगातार मेहनत करते हैं। 84 सभाएं एक स्टैंडिंग सीएम का लेना, निश्चित रूप में अपने 84 सभाएं, और रोड शो की तो गिनती नहीं है, सभाएं थी 84 शरद जी केवल। कमलनाथ जी ने 34 सभाएं ली, 84 शिवराज जी ने ली। और कमलनाथ जी के साथ अगर जो नेता थे, वो नेता शुरुआत से चलते और उनको साथ रखा जाता तो शायद प्रयास और होते। वो नेता उतरे मैदान में, लेकिन 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, जब तक जो है हाट उनकी लुट गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था हाट उनकी लुट चुकी थी, और नतीजा वही हुआ 4-5 दिन में कि सारे राजनीतिक पंडितों के सूत्र बेकार हो गए। अंतिम 5 दिन में शिवराज जी ने टिकाऊ बनाम बिकाऊ, गद्दार बनाम तमाम मसले उन्होंने खड़े निकाली, और चुनाव सिर्फ कमलनाथ वर्सेस शिवराज बना दिया। निश्चित रूप से उसमें शिवराज को भारी पड़ना था, और वो पड़े। ब्रिजेंद्र जी, आपने एक बात जो कही, मैं फिर उसकी तरफ आऊँगा कि आखिर ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जितनी अधिक संख्या में कांग्रेस में होंगे, क्योंकि ये सही बात है कि बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ता है, और कमलनाथ भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे और बार बार ये बात कहते थे कि हमारी लड़ाई
बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। और मजबूत संगठन से कांग्रेस का मजबूत नेता ही लड़ सकता है, जिसका क्षेत्र में अपना जनाधार हो। और मध्य प्रदेश चूंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, दो दलों की राजनीति का राज्य है, तो यहाँ कांग्रेस के चुके हुए नेता नहीं है। यहाँ कई नेता कांग्रेस के हैं जो जमीनी पकड़ रखते हैं, अपने क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं। आखिर क्या कुछ भ्रम है कांग्रेस को? कई बार नए चेहरों पे दांव खेल लिया जाता है। ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी के डीएनए से आने वाले कई उम्मीदवारों पर दांव खेला गया। हालांकि बहुत उस रीजन में आपके लिए स्थितियां बहुत खराब नहीं रही, लेकिन जितनी अच्छी आप उम्मीद कर रहे थे वैसी भी कतई नहीं रही। तो क्या क्या सीखा है कांग्रेस ने इससे? जी देखिए शरद जी, मैं चाहूँ तो हमारे भाई नंद कुमार जी ने काफी लंबी पार्टी के बारे में अपने आप को महिमान्वित करने की कोशिश की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो आपका विषय है मैं उस पर कायम रहना चाहता हूँ। जी, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी टीम हो, जब हम खेल के मैदान पे हो या राजनीति के मैदान के ऊपर है, हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे अपना प्रदर्शन करें, और कांग्रेस भी यही चाह रही थी और पूरी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं ने खर्च भी की। लेकिन कई बार आप देखें कि बहुत अच्छी टीम होते हुए भी हार जाते हैं। वही इंडिया की टीम होती है, वो उसी पाकिस्तान को 110 रन पे आउट कर देती है, और कई बार जो है वो 300 रन पे आउट नहीं कर पाती है, या हमारा एक प्लेयर डबल सेंचुरी भी मार देता है और कई बार जो है वो जल्दी आउट हो जाता है। तो जब आउट हो जाता है तो हम ही आप कहते हैं कि वो ऐसे नहीं खेला, वैसे नहीं खेला, वरना ऐसा हो जाता। तो ये स्वाभाविक है, चूंकि कांग्रेस इसमें हारी भी वोट तंत्र से नहीं है, नोट तंत्र से है, आप सबको भी मालूम है। अगर प्रशासन का एक तरफा दबाव नहीं होता तो शायद ये परिणाम नहीं होते। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन खिलाड़ी हमारे पास अच्छे थे, हमने पूरे ईमानदारी से उस खेल को खेलने का काम किया। कप्तान हमारे अच्छे थे, कप्तानी भी उन्होंने ठीक की। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, और जब टीम हारती है तो फिर ये इफ़ की जो है गुंजाइश उस पर बनती है। लेकिन इसका कहने का आशय हमारा ये नहीं है कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमने जैसे आपसे पहले कहा, सज्जन भाई ने कहा, या मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहाँ हमसे चूक हुई है उसको हमें देखना पड़ेगा। और जैसा हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि जो भी हमारे मैदानी लोग हैं उनको अब हमें पकड़ना पड़ेगा। मैंने बार बार पिछले बार भी कहा, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ। कई बार ये होता है कि हम जो है उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता उम्मीद करते हैं कि हमारे कितने पास आता है। अब वो वक्त कमजोर पड़ रहा है। अब आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा और ऐसे लोगों को निकाल के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये दृढ़ इच्छा शक्ति जब हमारी होगी तो बड़े से बड़े मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। बल्कि हमारे साथी नंद कुमार जी को जरूर परेशानी होगी कि सिंधिया जी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के लिए हम सड़क पे उतरेंगे, किसानों के लिए अब सड़क पे कैसे उतरेंगे, और उतरेंगे तो फिर इनकी क्या स्थिति होगी। पैसे देने को है नहीं है, क्योंकि संबल योजना में पैसे नहीं है, विवाह के लिए पैसे इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। तो ये समस्याएं ये सामने इनके आने वाली हैं, और इस संक्रमण से ये कैसे निकल के अपने आप को बचा पाएंगे, मुझे जरा संदेह इस पे लगता है। ये परिस्थितियां आएंगी और इसका उत्तर नंद कुमार जी बेहतर दे। जी सर। जी जी हाँ जी, हाँ, जवाब आपका। आपने सुनी अपने प्रतिद्वंदी की बातें सारी। जी जी जी। मेरे मित्र है राठौर जी, उन्होंने अभी भी अपने कमियों को ढूंढने की तरफ कांग्रेस पार्टी सोच रही है, ऐसा उनकी बातों से नहीं लगता। बीमारी कहीं है और इलाज ये कहीं कर रहे हैं। दर्द पेट में है और ये सर को मल रहे हैं, इससे उपचार होना नहीं है। और इसी के कारण आज भी कांग्रेस की जो देश में, प्रदेश में दुर्दशा हुई है, वो है इनका वैचारिक आधार नहीं बचा। ये देश और संस्कृति और राष्ट्रवाद, देश के हितैषी फैसलों का भी विरोध, इसके कारण अब ये युवा पीढ़ी इनके सारे कारनामों को देख रही है। जी। देश का नौजवान अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो 370 धारा और 35A के साथ जो पार्टी खड़ी हो, वो पार्टी देश हित में काम करने वाली पार्टी देश का युवा बिल्कुल नहीं मानता। और इस प्रकार के मुद्दों के साथ ये खड़े हैं
इसके कारण इनकी दुर्गति हो रही है और इनके इस मुद्दों के साथ खड़े रहना इनको मुबारक। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेतृत्व पर पूरे देश के जनता का विश्वास है। युवा मोदी जी पर, भारतीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास करता है और विश्वास के तरीके से हमारे नेतृत्व ने इस देश में काम करके दिखाया है। शरद जी, आज मोदी जी पर जगदीश जी की जितना थोड़ी सी विश्वास जो उन्होंने पर आग्रह अभी किया है अभी युवाओं आजकल का नंदकुमार है, भैया विश्व मुस्कुराते में क्यों ऐसे नहीं है, इतना उदाहरण तनाव नहीं में क्यों मिलेंगे। रहते हैं? और मुस्कुराते नहीं वैसे है बिल्कुल। ही शिवराज जी के प्रति, जी शिवराज जी के प्रति भी हाँ प्रदेश के किसानों से लेकर हम्म। तो प्रदेश के आम जनता का अटूट विश्वास है। जी पिछली बार 2 लाख का जो झूठा वादा किया था, वक्त कम है उसके कारण नंद कुमार जी, तो चलिए एक पूछिए जरा जनता ये किसानों शेर का के कर्जा साथ आप माफ समाप्त करेंगे, पूछिए बात जरा। तो सब आनंदित होंगे। नंद कुमार जी जी से पूछिए कि किसानों जी। को कर्जा कब तक माफ करेंगे और अतिथि शिक्षकों को कब तक लेंगे, जरा उत्तर दे दीजिए। हम्म। हमने जो किया वो किया, आप उत्तर कर्ज दीजिए, आप माफ कब तक करने करेंगे? का तो घोषणा पत्र पॉइंटेड आपका उत्तर था, दीजिए, पॉइंटेड उत्तर वो दीजिए, हमारा कब तक नहीं करेंगे था। आप कर्जा माफ? लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ब्याज का बोझ किसानों के सर पे चढ़ा है, इनके कर्जा कर्ज माफ कब माफी तक के करोगे? झूठे आप ये वादे के बताओ, कारण सिंधिया जी तो सड़क पे उसको इसलिए उतरे ब्याज थे। के कर्ज को हमारी सरकार उतारेंगी, द्विवेदी जरा ये पॉइंटेड उत्तर हमारे दीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा है। जी पॉइंटेड उत्तर तो दीजिए। चलिए मुझे लगता है कि इस बिंदु पर अब आगे नहीं और बढ़ा इनसे पाऊंगा कहिए इस जरा बातचीत को। मुस्कुराया भी करें, जी, इतने तनाव जी, में क्यों रहते नहीं, हैं? आपकी मुस्कुराने वाली बात तो मैंने पहुंचा दी है। शेर सुना दो साहब आप तो। जी अरे हमारे मित्र हैं पुराने भाई, मुस्कुरा के जरा लगे तनाव में, पता नहीं क्या किस बात का तनाव है। जी जी मैं तो एक शेर हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी 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 मैं तो शेर एक शेर सुना देना चाहूंगा जी हाँ राठौर जी इरशाद को। इरशाद जी तू इधर उधर की बात न कर, जी ये बता कि कारवा क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लोकतंत्र कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लिए तो मौजूद है। बहुत शुक्रिया नंद कुमार जी, बहुत शुक्रिया प्रधान जी, तेरी बहुत शुक्रिया रहबरी का जगदीश सवाल है। जी। धन्यवाद। निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत हैं और कांग्रेस के लिए इन चुनौतियों से पार पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन संगठन या व्यक्ति वही है जो इन चुनौतियों से जूझता है, इन चुनौतियों के पार पहुंचता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वो अपने भीतर झांक कर अपनी ही कमज़ोरियों को समझ पाता है और उन साथियों को आगे लेकर आता है जो किन्हीं कारणों से अब तक के युद्ध जिनमें सफलता नहीं मिली है, उन युद्धों में वो साथी सेनापति की भूमिका नहीं निभा पाए हैं। तो उन अनयूटिलाइज्ड जो योद्धा हैं, जिनकी क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड जो भी वॉरियर्स हैं उनको आगे लाकर उनकी योग्यता का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि तकनीक बहुत अच्छी चीज़ है, बाहर की एजेंसीज बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी इक्का दुक्का सफलता दिलाने के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो गए और 135 करोड़ की आबादी वाला ये देश जनता की जटिल मनोवृत्ति का भी देश है, जहां कोई भी चुनाव प्रबंधन करने का माहिर योद्धा ये दावा नहीं कर सकता है कि एक चुनाव के बाद लगातार वो करेगा। हालांकि बीजेपी ये कर रही है। बहरहाल देखते हैं कांग्रेस किस तरह से सबक सीखती है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।